नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र में चर, अचर एवं फलन की अवधारणा की चर्चा करेंगे। बीजगणितीय संबंधों को व्यक्त करने के लिए हम संख्याओं की जगह प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। ऐसा प्रतीक या राशि जो विभिन्न संख्यात्मक मान ग्रहण कर सकती है वह चर कहलाती है। जैसे आयु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए अपने विभिन्न मान ग्रहण कर सकती है, लेकिन जो राशि या प्रतीक गणितीय प्रक्रिया के दौरान जिसका मूल्य अपरिवर्तित रहता है उसे हम चर, अचर कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे जयपुर से कोटा की दूरी, पृथ्वी का मान, ये इनकी वैल्यू निश्चित रहती है, इनका मान निश्चित रहता है, इसलिए हम इन्हें अचर कहते हैं। चर या वेरिएबल स्वतंत्र या परतंत्र, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। स्वतंत्र चर हम उन्हें बोलते हैं जो किसी अन्य चर पर नहीं निर्भर करते और जिनकी वैल्यू, जिनका मान स्वतः ही परिवर्तित होता रहता है। और आश्रित चर वे चर होते हैं या परतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल्स वे वेरिएबल्स होते हैं जो अन्य दूसरे चरों पर निर्भर करते हैं। जैसे मैं कहूँ उपभोग आय पर निर्भर करता है, तो इस कथन में उपभोग आश्रित चर है और आय स्वतंत्र चर है। उपभोग आय पर निर्भर करता है। दूसरा, हम जो चर है सतत और असतत चर भी हो सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस एवं डिस्क्रीट वेरिएबल्स। सतत चर वे चर हैं जो अपने डोमेन या अपनी रेंज में विभिन्न वैल्यू ग्रहण कर सकते हैं। जैसे हम कहें छात्र की लंबाई, तो छात्र की लंबाई 150 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक का जो रेंज है उसकी बीच की जो विभिन्न वैल्यूज को वो ग्रहण कर सकती है। इसी प्रकार आयात, निर्यात, आय, ये चर सतत चर कहे जाते हैं। लेकिन जो चर एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच के सभी वैल्यूज को ग्रहण नहीं कर सकते वो असतत चर या डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहे जाते हैं। जैसे परिवार में बच्चों की संख्या, विद्यालय में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, ये असतत चर कहलाते हैं। यदि हम फलन के कंसेप्ट की बात करें तो अर्थशास्त्र में, या हम ये कहें कि अर्थशास्त्र में हम जो चर और अचर इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं, बल्कि चर और अचर के रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, उनके संबंध की हम बात करते हैं। तो फलन की जो अवधारणा है, फलन की अवधारणा में विभिन्न चरों के बीच में संबंधों को हम गणितीय समीकरणों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो जो फलन है वो दो या दो से अधिक चरों के बीच में संबंध को व्यक्त करता है। जैसे मैं कहूँ डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस, मांग कीमत का फलन है। यहाँ पर डी और पी ये दोनों वेरिएबल हैं। डी डिमांड है, पी प्राइस है, जिसमें डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है और प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन फलन के इस रूप से मैं ये तो बता सकती हूँ कि डिमांड कीमत पर निर्भर है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती कि कीमत बदलने पर डिमांड किस प्रकार परिवर्तित होगी। फलन का जो कंसेप्ट है उससे हम दो चरों के बीच में या दो से अधिक चरों के बीच में संबंध को व्यक्त कर सकते हैं।
लेकिन हमें यदि ये देखना हो कि कीमत में चेंज होने पर मांग में कितना और किस प्रकार चेंज होता है, तो हमें फलन के विशिष्ट रूप पर जाना पड़ेगा, हमें फॉर्म ऑफ फंक्शन को देखना पड़ेगा। एक बात और कि फलन केवल जैसा मैंने यहाँ दो वेरिएबल्स लिए हैं, केवल फलन दो वेरिएबल्स को ही व्यक्त नहीं करता है, उसमें केवल दो वेरिएबल्स ही नहीं होते, फलन में कई वेरिएबल्स हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ dx इज फंक्शन ऑफ px py y, यानी यहाँ पर ये x वस्तु की मांग, x वस्तु की कीमत, y वस्तु की कीमत और आय पर निर्भर है। तो यहाँ पर एक आश्रित चर एक से अधिक स्वतंत्र चर पर निर्भर कर रहा है। अब हम अपनी पुरानी बात पर लौटते हैं कि यहाँ पर हमें यदि ये देखना हो कि मांग को कीमत किस प्रकार प्रभावित कर रही है, तो यदि मैं यह लिखूं कि b इक्वल टू 10 - 2p, तो ये मांग फलन है। ये मांग फलन हम इस फलन के माध्यम से ये देख सकते हैं कि कीमत में चेंज होने पर मांग में किस प्रकार परिवर्तन होगा, कीमत बढ़ने पर मांग घट जाएगी। तो हमें फलन के इस विशिष्ट रूप से मांग के हम नियम को पूरी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये जो फलन का रूप है ये रैखिक फलन कहलाता है, लीनियर फंक्शन कहलाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में केवल लीनियर फंक्शंस का ही या रैखिक फलनों का ही उपयोग नहीं होता है, बल्कि अन्य प्रकार के फलन भी प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे ये तो रैखिक फलन था जिसका सामान्य स्वरूप y इक्वल टू a प्लस dx होता है। फलन द्विघातीय हो सकता है जिसका स्वरूप इस प्रकार होगा a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर। त्रिघातीय फलन हो सकता है, इसका सामान्य स्वरूप a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर प्लस dx की पावर 3। ये त्रिघातीय फलन है। हम यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो x और y वेरिएबल्स हैं, इनमें a, b, c और d ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। हम जनरली जो वर्णमाला के अंतिम अक्षर हैं x, y, z उनको वेरिएबल्स के लिए प्रयोग करते हैं, और जो प्रारंभिक अक्षर होते हैं स्मॉल लेटर a, b, c, d इनको हम अचर के लिए, कॉन्स्टेंट के लिए प्रयोग में लाते हैं। इसी प्रकार फलन सममित फलन हो सकता है, सिमेट्रिकल फंक्शन हो सकता है, जिसका स्वरूप इस प्रकार होगा y इक्वल टू, या इस तरह हम कह सकते हैं एक्स वाई इक्वल टू के। ये सिमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा जिसमें एक्स और वाई के अदल बदल हो जाने पर फंक्शन के स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फलन लघुगणकीय फलन हो सकता है, हम जिसको इस प्रकार व्यक्त करेंगे y इक्वल टू log x बेस e। तो ये लघुगणकीय फलन है। घातांकीय फलन हो सकता है जिसको हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं y इक्वल टू a की पावर x। तो अर्थशास्त्र में इन विभिन्न प्रकार के फलनों का प्रयोग किया जाता है जिनकी विशेषताओं की या जिनके बारे में डिटेल में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, यानी फलनों का हम वर्गीकरण कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। मैंने जो इम्पोर्टेंट या मुख्य जो फलन हैं जो कि अर्थशास्त्र में जनरली काम में लिए जाते हैं उनको उनकी चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले हम ले सकते हैं निश्चित एवं अनिश्चित फलन। निश्चित फलन में ये निश्चित रहता है कि कौन सा वेरिएबल स्वतंत्र है और कौन सा वेरिएबल आश्रित चर है। तो
यदि मैं कहूँ y इक्वल टू y इज फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पर x स्वतंत्र है, y आश्रित चर है। अब मैं इसको एक स्पेसिफिक फॉर्म में ऐसे लिख दूँ y इक्वल टू 2 + 3x, तो ये भी निश्चित फलन का उदाहरण है, क्योंकि इसमें हमें ये पता चल रहा है कि y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन जब हम ये निश्चित नहीं कर सकते कौन सा चर स्वतंत्र है और कौन सा आश्रित चर है, तो उस स्थिति में हम जो फलन का स्वरूप होगा वो अनिश्चित फलन का स्वरूप होगा। और अर्थशास्त्र में अनिश्चित फलन के रूप में उत्पादन संभावना वक्र जो होता है उसमें अनिश्चित फलन का प्रयोग किया जाता है। और अनिश्चित फलन का हम सामान्य स्वरूप इस प्रकार लिखते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, यानी इसमें हमें ये पता नहीं चलता है कि कौन सा चर डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट। ये अनिश्चित फलन का सामान्य स्वरूप है। फलन का अगला अगला प्रकार है वो स्थिर फलन हम ले सकते हैं। स्थिर फलन में हम उसको इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू k, यानी इसका मतलब ये है, ये स्थिर फलन को व्यक्त कर रहा है। इसका मतलब ये है कि x स्वतंत्र चर है, y आश्रित चर है, x में परिवर्तन होगा लेकिन y में परिवर्तन नहीं है, y एक स्थिर संख्या के बराबर है, k यहाँ पर कांस्टेंट है। तो अर्थशास्त्र में स्थिर फलन का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे जब हम स्वायत्त विनियोग का जो रेखा चित्र बनाते हैं तो वहाँ पर हम स्थिर फलन का प्रयोग करते हैं। फलन का एक अन्य प्रकार हम एक मूल्य वाला फलन हो सकता है या बहुमूल्य वाला फलन हो सकता है। जब x के दिए हुए एक मूल्य के लिए y का एक ही मूल्य होता है तब फलन का स्वरूप एक मूल्य वाला फलन होता है। जैसे y इक्वल टू 4 + 2x, तो इसमें x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू होगी। लेकिन यदि मैं लिखूं y² इक्वल टू 9, तो y² इक्वल टू 9, यहाँ पर y² इक्वल टू x है, सॉरी, और x सपोज मान लीजिए 9 है, तो हम जो y की जो वैल्यू आएंगी वो y की वैल्यू प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएंगी, y इक्वल टू +3 और -3। तो यहाँ पर x की एक वैल्यू के लिए y की एक से अधिक वैल्यू है, इसलिए ये बहुमूल्य वाला मल्टी वैल्यू फंक्शन कहलाएगा, ये सिंगल वैल्यू फंक्शन कहलाएगा। फलन का एक अन्य प्रकार या सब टाइपिंग कह सकते हैं वो है एकदिष्ट फलन, जो कि एक मूल्य वाले फलनों का भी एक उपवर्ग है। एकदिष्ट फलन जो है उसके भी हम दो रूप हो सकते हैं, वर्धमान एकदिष्ट फलन, इंक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन, वर्धमान एकदिष्ट फलन और विरासमान एकदिष्ट फलन। जब x के दिए गए मूल्य के साथ y का मूल्य बढ़ता जाए तो वो वर्धमान एकदिष्ट फलन होगा। अर्थशास्त्र में पूर्ति फलन वर्धमान एकदिष्ट फलन के रूप में होता है, कीमत बढ़ते जाने पर पूर्ति मात्रा बढ़ती है। विरासमान एकदिष्ट फलन में जब x का मूल्य बढ़ने पर y का मूल्य घटता जाए तो वो विरासमान एकदिष्ट फलन होगा। हम मांग फलन है उसको विरासमान एकदिष्ट फलन के रूप में देख सकते हैं। सामान्यतः कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। तो ये मोनोटोनिक फंक्शन, इंक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन और डिक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन
कि सिंगल वैल्यू फंक्शन का ही एक उपवर्ग है। अगला जो फलन का प्रकार है वो सममित फलन हो सकता है। सममित फलन वो फलन है जिसमें x और y वेरिएबल्स का परस्पर अदल बदल कर दिए जाने पर फलन के स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि मैं कहूँ x y इक्वल टू k, तो यहाँ पर ये सममित फलन है और मैं x y की जगह y x इक्वल टू k लिख दूँ तो भी फलन का स्वरूप सेम रहेगा। और ये सममित फलन दो रूप में इसको हम लिख सकते हैं, x इक्वल टू k अपॉन y, y इक्वल टू k अपॉन x। तो दोनों फलनों का स्वरूप एक जैसा है, ये सममित फलन है। अगला जो फलन का प्रकार है वो है संयुक्त फलन या कंपोजिट फंक्शन, या जिसको हम फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कह सकते हैं। संयुक्त फलन को हम इस प्रकार देख सकते हैं, यदि y is function of v and v is function of x, तो इस केस में y इक्वल टू फंक्शन ऑफ जो v है y is function of v and v is function of x के रूप में होगा। यानी यहाँ पर जो y है वो x के फलन के रूप में, y v का फलन है, v x का फलन है, तो ये कंपोजिट फंक्शन का उदाहरण है। तो अर्थशास्त्र में इस प्रकार के फलन का भी प्रयोग में हम लाते हैं। तो ये कुछ फलन के मुख्य प्रकार हैं जो कि अर्थशास्त्र में बहुत फ्रिक्वेंटली काम में लाए जाते हैं। और इस टॉपिक के माध्यम से जो अर्थशास्त्र में स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम बार जो बच्चे प्रवेश ले रहे हैं अर्थशास्त्र विषय के साथ, उनको इस लेक्चर से फायदा मिलेगा, क्योंकि हम अर्थशास्त्र में चर अचर फलन इनकी अवधारणा को बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं।